हेलो वांगशन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि डार्क क्वीन फ्यांगटियान के ऑर्डर देते ही वो सर्वेंट वहां से चला गया। कैंप में से बहुत सारे बच्चों के रोने और मदद के लिए चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, जिसे सुनकर फ्यांगटियान के सिर में दर्द होने लगा। वो अपने एक और सर्वेंट को बुलाती है जो कि एक स्पिरिट था। वो उससे कहती है, जाकर तुरंत ही बच्चों को चुप कराओ। अगर तुम नहीं करा पाए तो तुम मेरे सामने खड़े होने के लायक नहीं बचोगे। जिसे सुनकर वो स्पिरिट वहाँ से चला गया। जब बच्चों ने अपने सामने एक स्पिरिट को खड़ा देखा, वो डरते हुए कहते हैं, कोई हमें बचाओ, प्लीज़ हमें मत मारो, हमें अपने घर जाने दो। हमने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। बच्चों के इतने सारे सवाल सुनकर वो स्पिरिट गुस्से से कहता है, तुम सभी अभी के अभी चुप हो जाओ। कितना ज़्यादा शोर करते हो तुम। हाँ, अगर तुम में से किसी ने भी आवाज़ किया तो मैं अभी के अभी उसे पकड़ूंगा और कच्चा चबा जाऊंगा। जिसकी बात सुनकर सभी बच्चे डर के मारे चुप हो गए। पर वहाँ पे दो नन्हे मासूम बच्चे थे जो कि जीना या मरने के बारे में कुछ भी नहीं जानते। 2 दिनों से भूखे होने की वजह से वो लगातार रोए जा रहे थे। जिसे देख वो स्पिरिट कहता है, लगता है तुम लोगों के दिमाग में मेरे बात नहीं घुसी। अच्छी बात है, मुझे भी बहुत ज़ोरों से भूख लगा था। अब मैं तुम दोनों को खाकर अपनी भूख को शांत करूंगा। ये कहकर वो उन बच्चों के तरफ बढ़ने लगा। जिसे देख शांग को अपनी सीजे की कही गई बातें याद आती है। गांव वालों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। जिसे सोचकर वो अपने डर को काबू में करते हुए तुरंत ही उस स्पिरिट के सामने खड़ा हो गया। जिसे देख वो स्पिरिट कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, हटो मेरे सामने से। तभी शांग कहता है, माफ़ कीजिए, वो दोनों बहुत ही छोटे मासूम बच्चे हैं। 2 दिनों से भूखे रहने की वजह से वो लोग रो रहे हैं। मुझे आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं तुरंत ही उन दोनों को चुप करा दूंगा। वो स्पिरिट कहता है, ठीक है, जल्दी करो। शांग बड़े ही मुश्किल से उन दोनों बच्चों को चुप कराता है। बच्चों के चुप होते ही वो स्पिरिट भी वहाँ से चला गया। इस तरफ मुंह धीरे धीरे चलते हुए जंगल के अंदर की ओर जा रही थी। उसने अभी तक जंगल का 1/4 हिस्सा भी पार नहीं किया था। इस तरफ क्लाउड रिसेस में विहिंग अपने कमरे में था। उसके पास लियू बैठी हुई थी। वो दोनों मिलकर कुछ बात कर रहे थे। सीचान को जिस दिन पता चला था कि विहिंग प्रेग्नेंट है, अगले दिन ही उसने लियू को बुला लिया था ताकि विहिंग अकेला फील ना करे और उसका अच्छा सा ध्यान भी रखा जाए। शाम होने वाली थी। लियू कहती है, लैनिंग, मुझे घर जाना होगा, मैं कल आकर आपसे मिलती हूँ। विहिंग कहता है, ठीक है। लियू वहाँ से चली गई। अब कमरे में विहिंग अकेला था। वो रात होने का इंतज़ार करने लगा क्योंकि रात के लिए उसने कुछ प्लान कर रखा है। अब हमें वांगजी को दिखाया जाता है। वांगजी लैनलिंग जिनक्लान से बाहर आ गया था। वो अपनी चैनचिंग को निकालकर उसमें उड़ने के लिए तैयार था। तभी जंगल से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कोई मदद के लिए पुकार रहा था। वो उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगा। अचानक वो आवाज़ आनी बंद हो गई। तब तक वांगजी वहाँ पर पहुँच गया। उसने देखा वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बेहोश पड़ा हुआ है और एक छोटे बच्चे को कुछ स्पिरिट ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वो बच्चा रोते हुए अपने ग्रैंडफादर के पास जाना चाहता था। तभी वांगजी ने अपनी चैनचिंग निकाली और उन स्पिरिट पर हमला कर दिया। कुछ ही समय में उसने उन सभी स्पिरिट को मार दिया। वो बच्चा फ्री होते ही रोते हुए अपने ग्रैंडफादर को उठाने की कोशिश करने लगा। वांगजी वहाँ पर जाकर उस बूढ़े आदमी को चेक करता है। फिर वो उस बच्चे के सिर पे हाथ फिराते हुए कहता है, रो मत, तुम्हारे ग्रैंडफादर बिल्कुल ठीक है, बस वो बेहोश हो गए हैं। क्या मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को तुम्हारे घर में छोड़ दूँ? वो बच्चा हाँ में अपना सिर हिलाता है। वांगजी उस बूढ़े आदमी को लेकर आराम से बेड पर लिटाता है। वो बच्चा रोते हुए कहता है, शुक्रिया गगा, अगर आप आज ना होते तो शायद मैं और मेरे ग्रैंडफादर जिंदा ना होते। वांगजी कहता है, इसमें शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना और ग्रैंडफादर का अच्छे से ध्यान रखना। वो बच्चा स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है गगा। ये कहकर वांगजी वहाँ से चला गया। अब हमें मुंह को दिखाया जाता है। वो जंगल में चलते चलते उसी झरने के पास पहुंच गई जहां पर उसने वांगजी का इलाज किया था। वो कुछ समय वहां पर आराम करती है, फिर वो आगे की ओर बढ़ने लगी।
कुछ ही समय में वो उस जंगल को पार कर लेती है। सामने का नज़ारा देख वो बहुत ज़्यादा खुश थी। सामने एक खुला मैदान था जहाँ पर चांद की रोशनी गिर रही थी, जिसे देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। पर जब उसकी नज़र थोड़ी आगे गई, उसे देख वो बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि सामने एक बड़ा घना फिर से एक और जंगल था जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, मानो अंधेरे ने उस जंगल को अपने आगोश में भर रखा हो। उस जंगल के अंदर चांद की थोड़ी सी भी रोशनी जा नहीं पा रही थी, जिसे देख मुँह ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल लिया और आगे की ओर बढ़ने लगी। जंगल के पास पहुँचते ही उसे दो लाल लाल आँखें दिखाई दी। वो उस तरफ बढ़ते हुए तुरंत ही उस पर अटैक करती है, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था, जिसे देख मुँह तलवार को पकड़े आगे की ओर बढ़ने लगी। थोड़ी दूर अंदर जाते ही उसे अपने भाई की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसे मदद के लिए पुकार रही थी। मुँह शांग का नाम लेते हुए आगे की ओर बढ़ने लगी। तभी अचानक वो आवाज़ें आनी बंद हो गई। मुँह चिल्लाकर अपने भाई को ढूंढ रही थी। वो आवाज़ें दूसरी ओर से सुनाई देने लगी। मुँह जंगल के उस ओर भागने लगी। ऐसे ही इधर उधर भागकर आखिरकार वो थक गई और बहुत ज़्यादा हाँफ रही थी। तभी उसे उसके पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है, जिसे फील करते ही उसने तुरंत ही अपने तलवार से पीछे की ओर वार किया। वो स्पिरिट उससे दूर हट गई। जब मुँह ने उसका चेहरा देखा, वो देखने में दूसरों से बहुत ज़्यादा अलग था और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी दिख रहा था। मुँह बिना रुके आगे बढ़ते हुए उस पर लगातार वार करने लगी। वह स्पिरिट सिर्फ मुँह से बच रहा था। फिर वो स्पिरिट कहता है, तुम मुझ पे वार क्यों कर रही हो? मुँह कहती है, मुझे पता है तुम उसी डार्क क्वीन के गुलाम हो और तुम यहाँ पर मुझे मारने आए हो। बताओ सभी बच्चे कहाँ पर हैं? मैं उन सबको लेने आई हूँ। वो स्पिरिट कहता है, मुझे नहीं पता। मुँह कहती है, झूठ मत बोलो। अगर नहीं बताना चाहते तो फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। पहले तो मैं तुम्हें मारूंगी, फिर तुम्हारे क्वीन को मार कर मैं अपने सारे बच्चों को यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगी। जिसे सुन वो स्पिरिट थोड़ा सा इविल सी स्माइल देते हुए कहता है, अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो, वो भी अपनी इस मामूली सी तलवार से? ऊपर से तुम मेरे सामने मेरे मास्टर को मारने की बात कर रही हो। ठीक है, तुम पहले मेरी वार से बच कर दिखाओ। ये कहकर वो अपने पावर से मुंह पर वार करता है, जिससे मुंह जाकर एक बड़े से पेड़ से टकराती है। उसके मुंह से खून आ रहा था। उसका बैग बहुत ज़ोरों से दर्द करने लगा। वो बड़े ही मुश्किल से खड़े होकर फिर से उस पर वार करने आती है। तब वो स्पिरिट कहता है, रुक जाओ, अगर तुमने इस बार वार किया तो मैं कह देता हूँ तुम्हारे जितने भी गांव के छोटे बच्चे हैं उन सभी को मार दूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारा प्यारा भाई, उसे भी नहीं छोड़ूंगा। जिसे सुन मुँह रुक गई। वो कहती है, तुम क्या चाहते हो? उन मासूम बच्चों को तुम लोगों ने क्यों बंदी बनाया है? छोड़ दो उन्हें। वो स्पिरिट कहता है, छोड़ दूंगा, इतना ज़्यादा भी तुम परेशान क्यों हो रही हो? बस हमें कुछ काम था, इसीलिए उन्हें यहाँ पर लाना पड़ा। चिंता मत करो, उन लोगों को हम लोगों ने चोट नहीं पहुँचाया है। बस तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। मुँह कहती है, कैसा काम? तभी वो स्पिरिट उससे कुछ कहता है। तब मुँह कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वह स्पिरिट कहता है, सोच लो, सिर्फ एक पर्सन के बदले इतने सारे बच्चों की ज़िंदगी टिकी हुई है। तुम क्या चाहती हो? क्या तुम्हारा भाई मर जाए? तुम यहाँ पर कल सुबह तक रह सकती हो। यहाँ पर तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुँचाएगा। तुम्हें सोचने के लिए मास्टर ने आज रात का वक्त दिया है और उसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचेंगे ताकि तुम उस पर्सन को यहाँ पर लेकर आ सको। अगर तुम उसे नहीं लेकर आ पाई तो अपने भाई और अपने गांव के सभी बच्चों को भूल जाना। हाँ, शायद तुम्हें वो दिखने में मिल जाए, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में। जिंदा तो कोई भी नहीं मिलेंगे अगर तुम उसे लेकर नहीं आई तो। ये कहकर वो स्पिरिट वहाँ से चला गया। मुँह इस बारे में सोचने लगी। अब हमें वहीं को दिखाया जाता है। वो कमरे में बैठकर अपने उस बॉक्स को निकालता है जिसमें उसने अपने बहुत सारे टैलिस्मैन रखे थे। वो उसमें से एक टैलिस्मैन उठाकर अपने स्पिरिचुअल पावर से उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। वो जब जब अपने पावर को यूज़ करने की कोशिश कर रहा था
तब उसके गले में पड़े लॉकेट चमक रहा था, पर उसने ये चीज़ कभी भी नोटिस नहीं किया। वो अपने काम में लगा हुआ था। कुछ समय बाद उसने थोड़ा सा स्पिरिचुअल पावर यूज़ किया, जिससे कि वो टैलिस्मैन एक्टिवेट हो गया, जिसे देख विहिंग बहुत ज़्यादा खुश था। वो तुरंत ही उस टैलिस्मैन को अपनी बॉडी में चिपका लेता है। फिर वो जाकर मिरर के सामने खड़ा हो गया, पर मिरर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे देख वो और भी ज़्यादा खुश था। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। हल्के से दरवाज़ा खोलकर वो जब बाहर देखता है तो वहाँ पर एक डिसिबल था जो कि पहरा दे रहा था, पर वो थोड़ा दूर था। इसीलिए विहिंग धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और दरवाजे को अच्छे से बंद कर लाइब्रेरी की ओर जाने लगा। वहाँ पर पहुँचकर उसने हल्के से दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। फिर उसने दरवाज़ा भी बंद कर दिया। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, जिसे देख विहिंग को बहुत ज़्यादा डर लगा। उसे उसी दिन की बात याद आ रही थी। वो खुद को शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाओ विहिंग, यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरा बेबी है। मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव हूँ, है ना बेबी? चलो हम लोग पता लगा के रहेंगे कि वहाँ पर क्या है। ये कहकर वो डरते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। वो जब लाइब्रेरी के आखिर में पहुंचा, उसने देखा वहाँ पर एक कैंडल जला हुआ था। वो उस कैंडल को उठाकर उसी सड़क की ओर बढ़ने लगा। वहाँ पर पहुंचकर उसने उस दरवाजे को खोला और अंदर की ओर चला गया। उसने देखा उस कमरे में एक बुक शेल्फ है, जहाँ पर 2-3 किताबें रखी हुई थी और कुछ पुरानी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं। वो आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी उसकी नज़र पड़ी एक दरवाजे पर। वो उसे जब छूता है तब उसे एक बिजली का झटका लगा, जिससे कि वो थोड़ा पीछे हट गया। वो कहता है, ये क्या था? क्या ये किसी प्रकार का स्पेल है जो कि इस दरवाजे पे यूज़ किया गया है? ये सोचते हुए वो दोबारा आगे की ओर बढ़ने लगा। विहिंग का वो लॉकेट फिर से चमकता है और विहिंग के ऊपर एक शील्ड बन गया, जिससे कि विहिंग ने जब वो दरवाज़ा छुआ वो आराम से छू पाता है और उसे खोलकर अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर उसने देखा वो कमरा पूरी तरह खाली है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसने देखा वहाँ पर एक बड़ा सा मिरर रखा हुआ है। अचानक उस मिरर में कुछ हलचल होता है और वहाँ से आवाज़ आती है, विहिंग तुम आ गए, मुझे यकीन नहीं था कि मैं तुमसे इतनी जल्द मिलूंगी। जिसकी आवाज़ सुनकर विहिंग तो डर के मारे कैंडल वहाँ पर गिरा कर जोर से चिल्लाते हुए उस कमरे से बाहर की ओर भाग गया। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि वो छुपकर यहाँ पर आया हुआ था। उसने लाइब्रेरी का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खोला, जो भी डिसिपल बाहर पहरा दे रहे थे सभी उस तरफ भागने लगे। थोड़ी दूर आगे जाते ही विहिंग रुककर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहता है, वो क्या था? अरे बाप रे, मैं कभी भी वहाँ पर नहीं जाऊँगा। ये कहते हुए वो अपने कमरे की ओर जाता है। वहाँ पर भी जो डिसिपल था वो वहाँ पर नहीं था। विहिंग आराम से कमरे में जाकर बेड पर बैठ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ अभी क्या हुआ। क्या कोई मिरर बात कर सकता है? पर मिरर कैसे बात कर सकता है, उसे तो समझ ही नहीं आता। कुछ समय तक वो अपने सिर को पकड़कर बैठने के बाद कहता है, ये मैजिकल वर्ल्ड है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं जानना कि वहाँ पर क्या है। मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। ओह नो, मैं तो इतने ज़ोरों से चिल्ला कर आया। क्या सबको पता चल गया होगा कि उस कमरे में कोई गया था? अगर पता चल गया तो? अगर अंकल और सीचानगा को पता चला तो पता नहीं मुझे क्या पनिशमेंट देंगे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कहीं किसी ने मुझे देखा तो नहीं। ये कहते हुए वो मिरर की ओर देखता है तो अभी भी उस पर वो टैलिस्मैन लगा हुआ था, जिससे कि विहिंग दिखाई नहीं देता। जिसे देख विहिंग शांत हो गया। वो कहता है, ठीक है, अच्छी बात है कि कोई मुझे देख नहीं सकता। अब मुझे बस ये देखना है कि ये टैलिस्मैन मुझे कितनी देर तक गायब रख सकता है। वो वहीं पर बैठकर मिरर की ओर घूर रहा था। करीब 1 घंटे बाद उस टैलिस्मैन का पावर खत्म हो गया और विहिंग विजिबल होने लगा, जिसे देख विहिंग खुश था। वो कहता है, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं 1 घंटे तक इसकी मदद से गायब हो सकता हूँ। पर अगर अंकल ने मेरी आवाज़ सुन लिया होगा तो? मैं कितने ज़ोरों से चिल्लाया था। मैं भी कितना स्टूपिड हूँ। भगवान जाने मेरा कल क्या होगा। अगर अंकल को पता चल गया तो? ओह गॉड।
प्लीज़ मुझे बचा लेना। ये कहते हुए वो कहता है, अभी सोचकर कुछ भी नहीं फ़ायदा, कल सुबह होने से ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। ये कहते हुए वो खुद को समझाकर बेड पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, पर डर के मारे उसे नींद कहाँ से आने वाली थी। इस तरफ हम मुँह को देखते हैं, जो जंगल के बीच बैठकर उसी बारे में सोच रही थी। कुछ समय बाद वो कहती है, मैं ज़रूर उस ओमेगा को यहाँ पर लेकर आऊँगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं अपने भाई को और हमारे सारे गांव के बच्चे को ऐसे ही मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकती। सिर्फ उसी एक ओमेगा की बात है, कोई और तो नहीं। मैं उसे कुछ भी कर यहाँ पर लेकर आऊँगी। बाद में मैं राजकुमार को इस बारे में बता दूँगी, तो राजकुमार ज़रूर उसे बचा लेंगे। ये सोचते हुए वो वहीं पर लेटकर आराम करने लगी। अगले दिन सुबह के वक्त वो उठी और दूसरी ओर पहाड़ों के ढलानों में जाकर उस जड़ी बूटी को इकट्ठा करती है। फिर वो उसे लेकर न्यू कबीले की ओर बढ़ने लगी। अगले दिन सुबह के वक्त जब विंग उठा, उसने मिरर में जैसे ही अपना चेहरा देखा, उसका चेहरा बिल्कुल फूल कर पांडा की तरह दिख रहा था, जिसे देख वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे नहीं, ये मैं कैसा दिख रहा हूँ, पूरा भूत जैसा। यहीं पे हमारी कहानी स्टॉप होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। सॉरी गाइस, लेट अपडेट के लिए मुझे माफ़ करना। क्या है ना, मेरा फ़ोन ख़राब है, उसके स्पीकर की वजह से वो अजीबोगरीब साउंड, और दूसरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, इसीलिए मैंने किया हुआ पहला रिकॉर्डिंग मुझे काटना पड़ा और इसे करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के